अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन किराम, सबसे पहले एक बड़ी न्यूज़ रखते हैं। ये हकीम है जनाब, बुजुर्ग आदमी है और बड़े मशहूर हैं। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और इनकी बीवी के साथ एक मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आया है। ये वाकया क्या हुआ है, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे और ये वाकया में कौन कौन लोग मुलव्वस निकले हैं। बीवी को रात गए तक किन लोगों ने नशा आवर उसके शौहर हकीम बाबर को और उसकी बीवी अंबर को क्या मंशियात किस्म की कोई चीज मिलाकर उसको नशा दिया गया है और नशा देकर कहां पे ज्यादती की गई है। असल जो वीडियो है हकीम साहब की, उसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं और अब उसकी ताज़ा तीन जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने रखेंगे कि ये वाकया कहां पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसकी पूरी तफसील आ गई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान का रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वहां पे तमाम तर जो फस्तायत है, तमाम तर जो मामलात हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे अपना जो है वो सिक्का जमा दिया है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है और इलेक्शन चुराने का पूरा जो है वो बंदोबस्त जो है वो पकड़ा गया है और जीबी में अब लोग जो हैं अपना फैसला जो है वो लेकर दम रहेंगे। ये हुकूमत की वारदात इलेक्शन चुराने की कैसे पकड़ी गई है, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये बाबर हकीम साहब हैं, बड़े एक इज्जतदार लोग हैं और ये तकरीबन इनकी उम्र है 70-75 साल इनकी उम्र है। इन्होंने दूसरी शादी की है जिस लड़की के साथ इनकी शादी होती है उसका नाम है अंबर और ये ताल्लुक रखते हैं रावलपिंडी से। अंबर की उम्र जो है वो 20-22 साल है और हकीम साहब जो कि बाबर हकीम जो कि बड़े तिब के मशहूर हकीम हैं, उनकी उम्र 70-75 साल के बुजुर्ग शहरी हैं, बड़े इज्जतदार लोग हैं और इनके साथ एक ज्यादती का वाकया पेश आता है। ईद की दूसरी रात इनको रिश्तेदारों की एक कॉल आती है कि आप ईद पे हमारे घर आइएगा मिलने के लिए, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। और ये सिलसिला जो है इससे पहले शुरू हो चुका होता है। बारहा जो है वो रिश्तेदारों की तरफ से फोन कॉल्स आती हैं कि हकीम बाबर साहब आप हमारे घर तशरीफ लाएं, हमारे खानदान आपको जो है अपनी नई जो आपकी बेगम है इसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। तो हकीम बाबर उनको टाइम दे देता है ईद की दूसरे दिन। हकीम बाबर साहब यहां से ईद के दूसरे दिन रावलपिंडी से रवाना हो जाते हैं, उनके साथ उनकी बेगम मोहतरमा होती है और वो जाके समड़ियाल यानी कि सियालकोट जो है वहां जा पहुंचते हैं। वहां पे उनका इस्तकबाल किया जाता है। शाम हो जाती है और वो हकीम बाबर को एक घर में ले जाते हैं और उस घर की तमाम तर खवातीन उनके साथ मिलती हैं, बैठक होती है, सब कुछ होता है, खाना खिलाया जाता है और खाना खाकर सब अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। रात के तकरीबन 12-1 बज जाता है तो उस टाइम जो है वो जूस की ऑफर दी जाती है। जब ये जूस की ऑफर दी जाती है तो हकीम साहब को कहा जाता है, हकीम साहब बार बार जो है वो इसरार कर रहे हैं कि जनाब मैं जूस नहीं पी सकता, मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया है। रात को वहां पे उनको रोक लिया जाता है कि आज रात हमारे साथ रहे और सुबह जो है आप अपने घर चले जाइएगा। हकीम साहब इसके ऊपर राजी हो जाते हैं। 12-1 बज जाते हैं। तो जब 12-1 बज जाते हैं तो जो मेहमान होता है वो भी इनका कोई रिश्तेदार होता है, लेकिन शैतान होता है, उसके ज़हन में शैतान चल रहा होता है। तो 12-1 बजे वो जूस की ऑफर करते हैं। तो जूस की ऑफर में हकीम साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत खा पी लिया है। और उसके बाद हकीम साहब जो है उनको जो है वो पुरइसरार जो है उनको इसरार किया जाता है कि जूस पिए और हकीम साहब जूस पी लेते हैं और उनकी बेगम को भी पिलाया जाता है। वहां भी उनकी बेगम की एक स्टेटमेंट आती है कि मुझे उन्होंने कोई कोक में कोई चीज मिला के दी है, मतलब वो समझते हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक होती है और उसमें कोई चीज उन्होंने मिलाई है जिससे मेरी भी हालत गैर होना शुरू हो गई थी। और हकीम साहब को जैसे उन्होंने पिलाया तो घर की बिजली का स्विच जो है वो काट दिया जाता है और कहा जाता है
کہ इस घर की बिजली खराब हो गई है, लिहाजा आप मियाँ बीवी जो हैं वो साथ वाले घर की लाइट है वहां पे चले जाते हैं, तो वहां पे जो है वो रात गुजारा करेंगे। अब ये शैतान नुमा जो भेड़िया होता है, जिसने ये सारा प्लान सजाया होता है, जो नशावर चीज मिला रहा होता है, मैं नशावर तब कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं मुबैना तौर पे जो कि हकीम साहब की वीडियो से ही हम एज्यूम कर सकते हैं। जो सिम्टम नजर आ रहे हैं वो जहर के बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लेकिन जिस अंदाज से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हॉस्पिटल के बेड के ऊपर अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह उनकी जबान में जो है वो लड़खड़ाहट है या वो बोल नहीं सकते, ये अमूमन उस शख्स के साथ होता है जिनको नशा आवर चीज पिलाई जाती है और उसके जो सेल होते हैं, जो नर्व होते हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं, लेकिन दिमाग जो है वो बार बार कंट्रोल करता है जबान के साथ, बोलने के साथ, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो हकीम साहब के जो बेसिक बुनियादी तौर पे जो बुनियादी चीजें हमें उसमें नजर आ रही हैं, वो बेसिकली उनकी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको कोई नशावर चीज पिलाई जाती है। रात तकरीबन 1:30 बजे मियाँ बीवी को दूसरे घर में लाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे आप आराम कर लें, और जब वो उस घर में आता है तो फिर उनको एक और कोई मशरूब जो है वो पिलाया जाता है। ये बकौल जो है वो हकीम साहब के, जब वो पिलाया जाता है तो उससे उनकी हालत गैर हो जाती है, वो वहां पे सो जाता है, या वल्ला वहां पे जब उसकी हालत गैर होती है तो वो वहां पे शोर ववेला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे रात 1:30-2 बजे का टाइम हो जाता है तो कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंचता। बेलाखिर हकीम साहब वहां से भागने की कोशिश करते हैं और बमुश्किल से वो अपनी गली में यहाँ पे पहुंचते हैं और वहां पे वो शोर डालते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसी ज्यादती करने की कोशिश की जा रही है, मेरे साथ कुछ पिलाया मुझे गया है जिसकी वजह से मेरी हालत गैर हो जाती है। नाज़रीन किराम, उसकी बीवी जो है वो उनको उसी घर में जहां पे उसने लाइट वाले घर में रखा गया, और वहां पे अब ये रिपोर्ट बाद में आएगी, वल्ला अल्लाह ताला उनकी इस्ते महफूज रखे। बहरहाल जो सिचुएशन जिसके लिए क्रिएट की गई है, जो कि एक पूरा वाकया जो बता रहा है, उसमें तमाम तर जो एविडेंसेस या फिर जो जिस तरीके की बात आगे बढ़ रही है, उससे लगता यह है कि हकीम साहब को नशावर चीज पिलाकर उनकी बेगम और मुहतरमा से, अंबर से जो है वो ज्यादती करने की कोशिश की गई है या ज्यादती कर ली गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ चूंकि ये ज्यादती की खबरें जो होती हैं, एक तो आप ज्यादती की दूसरी तरफ समझ लेते हैं, लेकिन किसी के साथ जुल्म ज्यादती भी होती है, को दूसरी ज्यादती करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल हकीम साहब को रात को तकरीबन 2 बजे के करीब हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी बेगम की हालत भी गैर होती है, चूंकि इज्जतदार लोग हैं वो इन चीजों से परहेज करेंगे। जाहिर बात है अगर उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती दूसरी तरह से हुई है जो कि शैतान के नुमा भेड़िए के एक दरिंदे के अंदर पाई जा रही थी, अगर उस किस्म की हुई है तो जाहिर बात है वो इज्जतदार लोग हैं, वो अपनी इज्जत की खातिर कोई ऐसी बात तो सामने नहीं लाएंगे। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं, जो इस स्टोरी में ट्विस्ट नजर आ रहा है कि आखिर वो जहर देकर क्या करना चाहता था, मारना चाहता था क्या? कोई घर में बुलाए हुए मेहमान को जहर देकर मारेगा? उसे नहीं पता कि मेरे घर में वो मेहमान है, अगर मैं जहर दूंगा तो मर जाएंगे, मेरे ऊपर 302 लग जाएगा, मैं पूरी जिंदगी जेल में जाऊंगा, मुझे फांसी लग सकती है, तो कभी कोई जहर तो नहीं देगा। ये स्टोरी का जो ट्विस्ट नजर आ रहा है, इसमें मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जो जिसके लिए मेहमान ठहरे थे उन्होंने कोई नशावर चीज पिलाई है और उसकी बेगम के साथ ज्यादती करने की भरपूर कोशिश करने की वो कोशिश करता रहा है। रात को तकरीबन 3 बजे उसको वहां पे समड़ियाल THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लाया जाता है। वहां पे उसका मैदा वाश करने की कोशिश की जाती है। तब तक हकीम साहब बेहोश हो जाते हैं और जब वो होश में आते हैं तो वो बताते हैं कि मेरी बेगम फला फला घर में मौजूद है, वहां पे उसको भी लाया जाए। नाज़रीन किराम, ट्विस्ट इसमें यहाँ पे जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि जब उसकी बेगम को वहां से लाया जाता है तो वो भी नींद मदहोशी की सूरत में वहां पे पहुंचती है, उनकी भी तबीयत नासाज होती है और ये सारी स्टोरी वहां पे बन चुकी होती है। जब ये हकीम साहब को थोड़ा बहुत होश आता है, उनका मैदा वाश किया जाता है, तो वो फिर लड़खड़ाती जबान के साथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोई जहर दिया गया। बहरहाल उनकी रिपोर्ट्स जो उनके ब्लड है या उनका जो उनका यूरिन है, उनके टेस्ट के लिए उनका लिया गया है
और अब उसके नमूने जो है वो लेबॉर्ट्री में भेजे जाएंगे। उससे अंदाजा लग जाएगा कि जो जहर देने के इल्जामात हैं, क्या ये वाकईतन जहर दी गई है या कुछ और दिया गया। बज़ाहिर इस स्टोरी के अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि अगर किसी ने जहर देनी होती तो वो घर बुलाकर कभी जहर नहीं दे सकता। हो सकता है हकीम साहब के कुछ ज्यादा ईद के दिनों में गैस्ट्रो प्रॉब्लम आजकल पेशेंट में बहुत आ रही है, गैस मैदे के अंदर गैस के मसाइल बहुत आ रहे हैं, हो सकता है उनको गैस्ट्रो प्रॉब्लम हुई हो सकता है कि जिन लोगों के घर में ठहरे हुए थे उन्होंने खाना अच्छा खिलाया और हकीम साहब और उसकी बेगम ने ज्यादा खा लिया हो, तो ये भी चीज हो सकती है। बहरहाल ये रिपोर्ट आएगी तो सामने आएगी। लेकिन जिस अंदाज से वो बता रहे हैं कि उनको एक घर में रात 12 बजे बैठाया गया, फिर मशरूब पिलाया गया, फिर बोतल पिलाई गई, जूस पिलाया गया और फिर उस घर की बिजली जो है वो खराब हो जाती है। खराब तो नहीं होती, जो एक शैतान होता है उसने पूरा प्लान समझा होता है, तो उसके साथ दूसरे घर की लाइट चल रही होती है तो वो उस घर में कोई और नहीं होता, फैमिली दूसरे घर में होती है, वो शैतान और हकीम और उसकी बेगम अंबर जो है वो दूसरे घर में चली जाती हैं सोने के लिए। तो अगली स्टोरी जो है वो रात 4 बजे जाकर पता चलती है कि हकीम साहब के साथ तो कुछ हुआ है, वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी बेगम भी मदहोशी की हालत में है। बहरहाल ये रिपोर्ट सामने आएगी। अगर ये नशावर चीज खिलाई गई है तो उनके मकासद क्या थे। तो हमारे मुआशरे में ऐसे कई नासूर हैं, इनसे ये जो ऐसे रिश्तेदारों के नाम के ऊपर धब्बा है, ये कालक है, इन लोगों से महफूज रखा करें अपनी बेगबात को, अपने बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपनी बेटियों को। तो ऐसी चीजों में लालच में मत आया करें। ये आपकी आस्तीन के वो सांप होते हैं जो किसी टाइम भी आपको डस सकते हैं। तो नाज़रीन, ये स्टोरी थी हकीम बाबर और उसकी बेगम अंबर की। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमूमन जो इलेक्शन इस वक्त आने वाला है उस हवाले से। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित में 800 दफा 4 जो है वो नाफिज किया है और नाफिज अमल ऐसे किया है कि पूरी सड़कों के, पूरे गिलगित के पूरे पहाड़ों पे, चोटियों पे इमरान खान का डंका बज रहा है और इस हुकूमत से और इस निजाम से इमरान खान की वो तस्वीर, इमरान खान का वो झंडा, इमरान खान का वो नारा जो है वो हजम नहीं हो रहा। वहां की पुलिस को है वो भरपूर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि गिरफ्तारियां करो, लोगों को पकड़ो, कोई इलेक्शन कैंपेन ना करने दो। लेकिन मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, जिस अंदाज से वो खड़े हैं, जिस फस्तायत के सामने वो दीवार बन के खड़े रहे और वो खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। देखिए, आप पाकिस्तान का ये पंजाब नहीं है कि जहां पे आप लोगों की बेटियों को उठाकर ज्यादती कर लें, जहां पे आप बीवियों को उठाकर शोहर के सामने ज्यादती कर डालें, जहां पे ये नहीं है कि आप बच्चों को अगवा करके सियासी जमातें छुड़वाएं। ये वाला सिस्टम वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम नहीं हो सकता। ये सूरत हाल कभी आप कश्मीर में नहीं कर पाएंगे, ये सूरत हाल कभी आप KPK में नहीं कर पाएंगे, ये सूरत हाल कभी आप बलूचिस्तान में नहीं कर पाएंगे। ये जो रिवायत है इस तरीके की, ये अब फलाप होती जा रही है। पंजाब में जिस दिन पंजाब निकलेगा, पाकिस्तान उस दिन अपनी इस खुद साख्ता जो एक गुलामी है उससे वो निजात पा लेगा। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से सज चुका है। झीलों से लेकर, वादियों से लेकर बुलंदोबाग जो पहाड़ है उनकी चोटियों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे कामयाब दिखाई दे रही है। हुकूमत इसमें बहुत बड़ा एक मिसहैप करने जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन लूटने की तैयारी मुकम्मल दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कैंपेन से रोका जा रहा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, लेकिन अवाम खड़े हैं। अवाम ने रात को जिस तरीके से सकर्दू में लोग निकले हैं और उन्होंने निकल कर कहा है कि अगर किसी ने हिम्मत है या कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चुराए जा सकते हैं तो वो फिर अपनी मौत अपनी आवाज के साथ पुकार रहा है। हम गिलगित में एक अपना वोट जो है उसका पहरा देंगे, चाहे हमें शहादतें क्यों ना देनी पड़ी। तो नाज़रीन किराम, गिलगित जो है उसने पूरी आवाज सुना दी है। लेकिन यहाँ पे एक और भी बड़ी खबर है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो मामला चल रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी फैसल करीम कुंडी साहब के साथ, फिर PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला आगे चल रहे थे। लेकिन वहां पे ऐसी क्या कुव्वत है जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आमने सामने है। तो नाज़रीन, ये सोचने का मकाम है।
تو یہ تھی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچایا. میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں. میرے کسی جملے کسی الفاظ سے کسی فکر سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ حافظ.